हेलो स्टूडेंट। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर। और आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड्स। आपको एवरेज एटॉमिक मास बता दिए थे, ये भी एक हेडिंग एनसीईआरटी में इस पर प्रॉब्लम मिलेंगे और साइड बुक में भी। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड क्या करेंगे, देखिए इसका फार्मूला है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। और परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए H2O है, आपको H2O में निकालना है परसेंटेज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। जैसे कंपाउंड से इस कंपाउंड्स में परसेंटेज निकालना है हाइड्रोजन का, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कंपाउंड्स बना है वाटर तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कुछ परसेंटेज होगा। तो अगर हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तो क्या करेंगे, मास ऑफ एलिमेंट। तो मास ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन का मास कितना है H2O में 2 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। तो H2O का मास निकालिए, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काट लीजिए तो 2/80 कितना हो गया 100/9 हो गया। और 100/9 को आप कर लेंगे तो 11 कितना जाएगा 11% ऐसे ही कुछ आएगा। तो ऐसे स्टूडेंट हम लोग इतना परसेंटेज निकाल लिए। फिर परसेंटेज अब ऑक्सीजन निकालना है तो ऑक्सीजन का मास ऊपर रख देंगे 16/18 × 100। तो सिंपल दैट है, कर सकते हो आप लोग, बहुत आसान है। या 100% में से इसको माइनस भी कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये फार्मूला है जो कि बहुत आसान है, यूज़ कर लोगे। जैसे क्वेश्चन और बोला जाएगा, फाइंड द percentage of each element in कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में ईच एलिमेंट का परसेंटेज आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बहुत इजीली है। पहले बताइए मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, मास ऑफ कंपाउंड। तो इसका पहले मास निकालिए टोटल। तो इसका टोटल मास निकालोगे तो कैल्शियम का मास कितना हो गया 40, कार्बन का कितना हो गया 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 48, तो कितना आ गया 100 आ गया। ये मास ऑफ आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम जब निकालेंगे स्टूडेंट, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो मास ऑफ कैल्शियम ऊपर हो जाएगा, तो कैल्शियम का मास कितना है 40 है, और अपन क्या हो गया 100 इंटू क्या हो गया 100। तो जब ये कर जाएगा तो यह जाएगा आपका 40%। फिर इसके बाद स्टूडेंट देखिए करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन का मास कितना है 12 है, कैल्शियम का मास कितना होता है 100 इंटू क्या कर लेंगे 100, ये हो जाएगा 12%। फिर ऑक्सीजन का आपको मास निकालना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज निकालना है ऑक्सीजन का। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को यहाँ रखेंगे और अपन क्या हो जाएगा बताइए मास ऑफ ऑक्सीजन। तो कितनी ऑक्सीजन यहाँ पर है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या करेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन का 16 मास, तो 3 ऑक्सीजन का 48, अपन क्या कर देंगे 100 इंटू क्या हो गया 100। इसको काटेंगे तो कितना परसेंट आ गया 48% आ गया। इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो देखिए कितना होगा 40 और 12 कितना हो गया 52 और 48 100% आएगा। तो टोटल सम 100% आना चाहिए स्टूडेंट। अब देखिए मान लीजिए इसमें कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे। तो 3 एलिमेंट में जब 2 एलिमेंट का अगर निकाल ही लोगे तब इसको अलग से निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इन दोनों को ऐड करके 100 से माइनस कर देते 48 आ जाता। अगर मान लीजिए कंपाउंड में 4 एलिमेंट है, तो 4 में अगर 3 एलिमेंट का निकाल चुके हो तो चौथा एलिमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, इन तीनों को परसेंटेज को ऐड करके 100 से माइनस कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। तो
ओके स्टूडेंट, अब आप समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट किसी कंपाउंड्स में। ये फार्मूला होता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है और आपको समझ में आएगा। बोला गया है फाइंड द परसेंटेज ऑफ, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन calculate the percentage of water crystallization in sample of blue vitriol। देखिए इसका फार्मूला होता है CuSO4, यहाँ लिखा गया 5H2O। और इसमें बोला गया स्टूडेंट बस यही क्वेश्चन है। अब इसमें आपको निकालना है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन सैंपल ऑफ ब्लू विट्रियल। अब इसका मतलब समझिए, आपको परसेंटेज, ये पूरा टोटल कंपाउंड्स हो गया। तो पहले तो इस कंपाउंड्स का मास बताइए कितना होगा, मास ऑफ कंपाउंड। तो कैसे निकालोगे मास ऑफ कंपाउंड? तो CuSO4 5H2O का हमें मास निकालना, देखिए कैसे करेंगे। CuSO4 ये हो गया 5H2O। कॉपर का मास कितना है, देखिए 63.5 होता है। सल्फर का मास कितना हो गया आपका 32। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का 64 हो गया। एक H2O का मास 18 होता है। देखिए ध्यान से यहाँ पर कैसे करेंगे, पहले बताइए H2O का मास कितना होता है, 18 होता है कि नहीं, कर लीजिए। 2 हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 16 to 18, यहाँ 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 18 कितना हो गया, 90 हो गया। तो जब ऐसे कंपाउंड्स का मास निकालना है तो सामने नंबर है तो पहले इसका निकाल कर उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको स्टूडेंट आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो ये 63.5 हो गया, प्लस इसको आप ऐड करें तो 4 और 2 6 396 प्लस ये 90 हो गया। तो यहाँ से 63.5 प्लस इसको भी ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 186 हो जाएगा। और 186 में जब 63.5 को आप ऐड करते हैं तो कितना होता है, देखिए ध्यान से। 6 और 3 कितना हो गया आपका, 9 हो गया। 8 और 6 कितना हो गया, 14। 1 1 कितना हो गया, 2। 249.5 होगा स्टूडेंट। तो ये आपका हो गया 249.5। ये हो गया आपका परसेंटेज ऑफ मास ऑफ कंपाउंड्स हो गया, मास ऑफ कंपाउंड। अब किसका पूछा गया परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ, अब की बार एलिमेंट का नहीं पूछा गया, वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब इसका परसेंटेज पूछा गया है 5H2O का। तो यहाँ लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या करेंगे, तो जिसका भी परसेंटेज पूछा जाए, और वाटर क्रिस्टलाइजेशन का पूछा गया है, पर्सनल एलिमेंट का तो पूछा नहीं गया, तो उसके मास को ऊपर रखेंगे। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन किसको बोलेंगे, H2O को नहीं, 5H2O को बोलेंगे। अगर 7 रहेगा तो 7H2O को बोलेंगे। तो बताइए तो क्या था, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना हो जाएगा, एक H2O का 90 तो 5H2O, एक H2O का 18 तो 5H2O का 90 हो जाएगा स्टूडेंट। और अपान क्या है, अपान में यहाँ पर है मास ऑफ द कंपाउंड्स। तो टोटल कंपाउंड्स का मास कितना है, 249.5, और इंटू क्या कर लोगे आप, 100 कर लोगे। अब बस इसको आप कैलकुलेट कर लेना, और कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हैं 36 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, 36.07% ऐसे कुछ समथिंग में आएगा। देख लीजिएगा, इसको 37% भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप कर सकते हैं। यही कंसेप्ट है। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोला था, तो इसको हम लोग ऊपर रखेंगे और मास टोटल को नीचे रखेंगे। इसी में कॉपर का मास पूछ देता, कॉपर का परसेंटेज, तो कॉपर के मास को ऊपर रखते, सल्फर का तो वैसे जैसे करते थे वैसे ही कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये भी एक क्वेश्चन था, तो ये भी एक टॉपिक था छोटा सा, ये समाप्त हो गया। अब इसके बाद हेडिंग आता है वेपर डेंसिटी। तो हेडिंग स्टूडेंट आता है वेपर डेंसिटी।
इसको समझते हैं वेपर डेंसिटी को। डेंसिटी ऑफ ए गैस रिलेटिव टू हाइड्रोजन। डेंसिटी ऑफ ए गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो जब गैस की डेंसिटी को हम लोग हाइड्रोजन की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी। उसी को बोलते हैं वेपर डेंसिटी। ये वेपर डेंसिटी में सा गैस की होती है, गैस का ही लेंगे, वेपर मतलब समझते ही हो। तो यहाँ पर वेपर डेंसिटी का बन गया फार्मूला, वेपर डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। मतलब किसी भी गैस की डेंसिटी को जब हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से मेजर करेंगे तो उसी को वेपर डेंसिटी बोलते हैं। और ये जो बना फार्मूला एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पर, प्रेशर और टेम्परेचर सेम होगा तभी ये डिफाइन बनेगा। मतलब आप प्रेशर बढ़ा नहीं सकते। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm है तो 1 atm होना चाहिए, और टेम्परेचर मान लीजिए अगर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उतना ही होना चाहिए, वो बढ़ना नहीं चाहिए। तो अब आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट ये फार्मूला। फिर इसके बाद हेडिंग आता है रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास, वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए इसका क्या होता है फार्मूला। तो यहाँ पर होता है मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये होता है रिलेशन। इस फार्मूले का कोई प्रूफ नहीं है, ना प्रूफ आपसे पूछेगा, इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए इसका प्रूफ करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि आपके इसी क्लास में चैप्टर 5 दिया गया है। तो इसको प्रूफ कर भी सकते हैं हम लोग, अगर हम बता भी दे तो आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आगे की हैं, तो देखिए हम कोशिश करते हैं समझाएंगे आप लोगों को। देखिए कैसे आया, इसको प्रूफ कर ही लेते हैं। डेरिवेशन इसका PV इक्वल टू nRT एक फार्मूला होता है, ये पहले कुछ बताए भी थे। इसको आइडियल गैस इक्वेशन इसको बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ध्यान समझिएगा स्टूडेंट। P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, N क्या है मोल, R एक कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट इसको बोलते हैं। R की वैल्यू भी होती है 8.314 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। तो ये यूनिट नहीं लिख रहे, R की वैल्यू होती है। तो अभी इसके बारे में समझेंगे, चैप्टर 5 में पढ़ना है। तो बस PV इक्वल टू nRT समझ लीजिए, फार्मूला है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे लिख रहे हैं फार्मूले को, P इक्वल टू, यहाँ से बताइए PV इक्वल टू रहने दीजिए, मोल इक्वल टू क्या था, गिवन मास अपन मोलर मास। तो गिवन मास को इस्तेमाल M से बोल दिए और मोलर मास को कैपिटल M से बोल दिए, क्योंकि आप पढ़े हैं नंबर ऑफ मोल का फार्मूला, गिवन मास अपन मोलर मास। ये क्या हो गया, R इंटू T हो गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये PM हो गया, ये हो गया M अपान V हो गया, ये हो गया RT। देखिए ध्यान से, तो ये मास अपान वॉल्यूम है, और मास अपान वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं। तो PM इक्वल टू हो गया DRT। यहाँ से PM अपान RT, ये भी एक फार्मूला बनता है स्टूडेंट, डेंसिटी इक्वल टू, ये भी एक अलग बन गया फार्मूला। जानकारी के लिए इसको याद कर सकते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, प्रेशर, M क्या है मॉलिक्यूलर मोलर मास अपन R इंटू T हो गया। यहाँ पर ध्यान से समझिए इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो PM अपन RT हो गया, अब यहीं से आइडिया लीजिए, इसी इक्वेशन को देखिए। PM इक्वल टू क्या है, DRT यहाँ पर लिखे थे। प्रेशर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से M जो हो गया देखिए D के प्रिपोर्शनल हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि D प्रिपोर्शनल क्या हो गया, M हो गया। देखिए M बढ़ेगा तो D बढ़ेगा, D बढ़ेगा तो M बढ़ेगा। मतलब डेंसिटी आपके ये जो मास पर, मोलर मास पर क्या होगी, प्रिपोर्शनल हो गई। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं D1 अपान D2 इक्वल टू M1 अपान M2, दो गैस के लिए। जब ऐसे प्रिपोर्शनलिटी होता है तो आप लिख सकते हैं। कैसे किए हैं, जैसे मान लो आप प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कोई K आएगा, तो K अपान M, K इंटू M हो जाएगा। ये कैसे बना,
K इंटू एम हो जाएगा। मान लीजिए एक गैस के लिए क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा, तो ये KM1 हो जाएगा। दूसरी गैस के लिए क्या हो जाएगा, डेंसिटी D2 हो जाएगा और KM2 हो जाएगा मोलर मास। तो इसको डिवाइड करोगे तो K से K कट जाएगा, D1/dt इक्वल टू M1/m2। तो ये समझिए जब भी ऐसे आए तो आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोले P प्रोपोर्शनल F है, तो इसको कैसे लिखोगे, तो P1/P2 इक्वल टू F1/F2। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा जाता है, ये तरीका होता है लिखने का। तो स्टूडेंट ये हम लोग यहाँ तक तो लिख लिए। अब कैसे करेंगे इसके बाद, यहाँ पर देखेंगे तो D1/dt इक्वल टू क्या हो गया आपका, M1/m2 हो गया। अब देखिए D1/d2 और M1/m2 को तो क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि देखिए हम यहाँ पर लिखे थे तो इसको ऐसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर मास किसका लेते हैं, हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर लिखेंगे डेंसिटी ऑफ गैस, D1 को लिखते हैं डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को लेकर बात कर रहे हैं। M1 क्या हो गया तब, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस और M2 को क्या लिखोगे। अब चूंकि यहाँ पर डेंसिटी गैस की लिखे हो तो मॉलिक्यूलर मास भी गैस का लिखे हो, डेंसिटी हाइड्रोजन का लिखे हो तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास भी किसका लिखोगे आप, हाइड्रोजन का ही लिखोगे। मॉलिक्यूलर मास आप क्या लिखोगे, हाइड्रोजन लिखोगे। अब स्टूडेंट देखिए ध्यान से, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, इसी को, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो डेंसिटी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात किससे कर रहे थे, वेपर डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिए डेंसिटी ऑफ गैस, D2 को मान लिया डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो जब D2 डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन लिखोगे तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास भी किसका लिखोगे, हाइड्रोजन का, और यहाँ पर डेंसिटी गैस की लिखोगे तो मॉलिक्यूलर मास भी किसका लिखोगे, गैस का ही लिखोगे। तो डेंसिटी ऑफ गैस अपन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को ही क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। देखिए यहाँ पर लिखवाएं डेफिनेशन, तो ये हो गया आपका वेपर डेंसिटी इक्वल टू, ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास, कैपिटल M से इसको शो कर दिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस को। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, एक हाइड्रोजन का एक, तो दो हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो इस तरह से आपका फार्मूला प्रूफ हो गया। ये फार्मूला कहीं भी नहीं मिलेगा आपको प्रूफ करने के लिए, साइड बुक में भी नहीं दिया है, न NCERT में। लेकिन हाँ, दिमाग में हलचल होती है कि फार्मूला कैसे प्रूफ हुआ, तो ऐसे प्रूफ हुआ था ये फार्मूला। चूँकि यहाँ पर थोड़ा इसका कंसेप्ट लगा तो अच्छे बच्चे जो भी हैं सबको इसको समझ सकता है। ये चीज़ में पढ़ना है, थोड़ा सा चैप्टर 5 में पढ़ना है, लेकिन आइडिया आपको दे दिया कैसे प्रूफ हुआ, इसको नोट कीजिए। अब स्टूडेंट इसके बाद देखते हैं हम लोग वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आता है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो उसको देखते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस पर क्वेश्चन करेंगे, बस आप याद रख लीजिएगा मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 वेपर डेंसिटी। अगर प्रूफ भूल भी जाते हैं तो फार्मूला तो याद होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब हेडिंग आता है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए इसको क्या कैसे समझते हैं, पहले लिखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, ये क्या होता है। It tells the simplest whole number ratio of, it tells the simplest whole number ratio of atoms present in the compound. Present in the compound. तो it is the simplest whole number ratio of atoms present in the compounds। जैसे हम बोले स्टूडेंट एग्जांपल के लिए कि यहाँ पर C6H12O6, देखिए एक कंपाउंड्स है, लेकिन इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा तो ये बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो स्टूडेंट यहाँ पर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या बनेगा, देखिए 6 से कर सकता है कि नहीं, तीनों, तो बन जाएगा 6 1 जा 6, 6H2O। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है।
तो 6:12:6 का जो रेशियो आएगा 1:2:1 ही तो आएगा, तो CH2O। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इम्पेरिकल फार्मूला। यही जो चीज़ होगा इसी को क्या बोलेंगे, इम्पेरिकल फार्मूला। तो CH2O जो है इम्पेरिकल फार्मूला है, इम्पेरिकल फार्मूला। तो ये कौन सा फार्मूला है, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको बोलोगे स्टूडेंट, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफाइन क्या दोगे, MF मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट टेल्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, इट टेल्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। तो स्टूडेंट बहुत आसान है, एकदम इसको कर सकते हैं। इट टेल्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जैसे C6, जैसे मान लीजिए हम बोले C12H22O11, ये आप जानते हो कि शुगर का फार्मूला है। तो देख लीजिए यही होगा इसका, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग बता सकते हैं कि जो एक्चुअल बताया, जैसे बोल दें बहुत सारे से आप एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे बोल दें C4H10, तो C4H10 देखिए ध्यान से, तो ये भी क्या है, हम बोले कि इस समय मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको बोलोगे। लेकिन हाँ, इसका अगर बोले कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनाइए तो क्या बनाओगे बताइए, तो इसका बनाओगे तो क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, क्योंकि 2 से कटेगा, तो इसको बोलेंगे इम्पेरिकल फार्मूला। तो ओके स्टूडेंट, अब हम लोग समझ गए हैं क्या इसका इम्पेरिकल फार्मूला बन सकता है। तो स्टूडेंट इसका इम्पेरिकल फार्मूला कहाँ से बन सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई कॉमन चीज़ है नहीं है। तो देखिए ध्यान से, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का भी काम कर रहा है और इम्पेरिकल फार्मूला का भी काम कर रहा है, क्योंकि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पहले से है और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पहले से बता ही रहा है। क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर कॉमन है जो कटेगा, C12H22 यहाँ पर है, H22O11। तो ध्यान से देखिए, तो ये नंबर कोई ऐसा नंबर है जो कटेगा, नहीं कटेगा। तो आप बता सकते हैं कि शुगर का जो फार्मूला बना C12H22O11, इनमें से कोई ऐसा नंबर है जो तीनों से काट सके। तो इसका सिंपलेस्ट तो यही है, तो ये सिंपलेस्ट फार्म भी है, तो ये मॉलिक्यूलर भी है और इम्पेरिकल भी है। लेकिन हाँ, C4H10 क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और जब इसको 2 से काटोगे तो जो आएगा ये क्या है, इम्पेरिकल फार्मूला, क्योंकि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। तो अब बता सकते हैं आप आसानी से, अगर हम बोले कि C2H6 क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला की इम्पेरिकल फार्मूला, स्टूडेंट बताइए C2H6 क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि कौन सा फार्मूला आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है। इसका इम्पेरिकल क्या बनेगा, तो 2 से काट दीजिए तो CH3 बनेगा, तो ये इसका हो गया इम्पेरिकल फार्मूला। 2 1 2, 2 3 6। तो इस तरह से, क्योंकि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। तो ओके स्टूडेंट, अब आप समझ गए होंगे इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इम्पेरिकल फार्मूला। यहाँ भी एक नोट लिख लेंगे, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इम्पेरिकल फार्मूला। तो देखिए क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू इम्पेरिकल फार्मूला एंड, ये स्टूडेंट होता है रिलेशन। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू इम्पेरिकल फार्मूला, ब्रैकेट में n होता है। अब n क्या होता है देखिए ध्यान से, तो n कैसे निकालोगे आप, तो n इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास अपन इम्पेरिकल मास, ऐसा समझिए। मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या समझ रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास, और इम्पेरिकल मास का मतलब क्या, इम्पेरिकल फार्मूला का मास। तो इस तरह से आप n की वैल्यू निकालोगे। अभी देखेंगे कैसे। n क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास और इम्पेरिकल फार्मूला का मास। तो उस तरह से n निकल जाएगा। जिससे अगर मान लीजिए आपको समझना है स्टूडेंट, तो कैसे समझोगे, देखिए C6H12O6 है। हम बोलें कि ध्यान से देखिए, इसका बनाइए, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका इम्पेरिकल फार्मूला बनाइए तो क्या बनेगा, CH2O बनेगा। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका इम्पेरिकल फार्मूला। तो अगर हम बोले कि यहाँ से n की वैल्यू निकालिए तो क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास कितना होगा, इसका 180 आएगा, निकाल के चेक कर लीजिएगा, 180 आएगा। और CH2O का मास निकालिए, तो कार्बन का कितना होता है 12 और 16, ये 30 हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा 30 आएगा। तो ये कट गया तो n कितना आ गया, 6 आ गया, 6 बार में, तो n की वैल्यू 6 आ गई। तो अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, इम्पेरिकल फार्मूला n होता है। तो यहाँ पर इम्पेरिकल फार्मूला कितना था बताइए, CH2O था,
तो CH2O था, N कितना था आपका 6 निकल ही गया है, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो C6H12O6, अंदर 6 को मल्टीप्लाई करके देखिए आ गया कि नहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर से वहीं आ गया कि नहीं, मतलब इससे ये ला सकते हैं कि नहीं। तो मतलब ये फार्मूला आपका सही है, प्रूफ भी कर लिया, दिखा दिया आपको कैसे काम करेगा ये फार्मूला। तो ओके स्टूडेंट, इसको आप नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, थोड़ा हम कैमरे में देख लेते हैं। तो ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन लिख दिए हैं, पहले से आपके सामने क्वेश्चन लिख दिए। देखिए इसको करना है, पहले देखिए हेडिंग पढ़िए, फार्मेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, इसका फार्मेशन कैसे है, तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। ये नोट पॉइंट लिखवाए हैं, जब भी आपको एम्पिरिकल फार्मूला बनाए तो पहले एलिमेंट लिखेंगे, तब परसेंटेज लिखेंगे, फिर एटॉमिक मास लिखेंगे, फिर परसेंटेज अपन एटॉमिक मास लिखेंगे, तब रेशियो लिखेंगे, सब सिंपलेस्ट होल रेशियो लिखेंगे। ये आपको कॉलम याद करना पड़ेगा, और 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो सब याद हो जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि अ कंपाउंड हैविंग 2 एलिमेंट्स, ए का मास दिया गया है 24, बी का एटॉमिक मास दिया गया है 16, ब्रैकेट में एटॉमिक मास है, कंटेन 75.8% ऑफ ए एंड 24.2% ऑफ बी। मतलब ए का इतना परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन है और बी का इतना है, दोनों को ऐड करोगे तो देखिए 100 आएगा। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड जितना मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का दिया है, तो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड मतलब क्या, मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला का होगा। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास दे दिया है। अब फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन था जिसका कि मास 128 आएगा, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन था जिसका मास इतना आएगा, वही निकालना है। लेकिन ये जो लिखवाए हैं हेडिंग फार्मेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला का, क्योंकि ये जो यहाँ से जब निकालोगे तो एम्पिरिकल फार्मूला आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एम्पिरिकल फार्मूला आ गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ जाएगा, क्योंकि रिलेशन पढ़ा चुके हैं आपको। तो इससे जब भी निकालेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला ही निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसका बनाते हैं कॉलम। पहले क्या लिखते हैं, एलिमेंट, पहले एलिमेंट लिखेंगे, फिर यहाँ परसेंटेज लिखेंगे, तब एटॉमिक मास लिखेंगे, फिर परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास लिखेंगे, इसके बाद रेशियो लिखेंगे, और तब सिंपलेस्ट होल रेशियो लिखेंगे। एलिमेंट कौन है आपके पास, एलिमेंट ए है और एलिमेंट बी है। ए का परसेंटेज कितना दिया गया है 75.8%, बी का कितना दिया गया है 24.2%। यहाँ परसेंटेज नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज तो लिख ही दिए हैं ऊपर। देखिए ए का मास 24 और बी का मास कितना है 16 है, बस। अब क्या है, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। देखिए ये परसेंटेज है तो 75.8 अपॉन यहाँ पर 24 कर लीजिए, और 24.2 अपन क्या कर लेंगे 16 कर लेंगे। अब स्टूडेंट इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करके देखिए कितना आएगा। डिवाइड करके देखेंगे तो कितना में कटेगा, 24 या 72 होता है, पढ़े हम लोग, और यहाँ पर 38 होगा, तो ये 3.1 आएगा। तो डेसिमल के बस एक प्लेस तक ले जाइए, ज़्यादा नहीं। 3.1 बहुत सब आएगा, लेकिन उतना हमें नहीं ले जाना है, बस 3.1 तक ले गए, डेसिमल के एक प्लेस तक ले जाइए। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या आएगा, सोचिए, इसको डिवाइड कीजिए तो कितना होगा, 16 बन जा 16, या 4 से काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटिए, 2 से कट जाएगा, लेकिन डायरेक्ट डिवाइड करिए, 16 बन जा कितना हो जाएगा, 16 बन जा आपका 16 हो जाएगा। यहाँ पर 8 बचेगा, 82 और 65 या 80 आ जाएगा। मतलब कि ये जब करेंगे तो 1.5 और इसके आगे आएगा, तो बस डेसिमल के एक प्लेस तक लेंगे, उतने से काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट क्या हो गया, ये 3.1 समथिंग आएगा, ये 1.5 आएगा, डेसिमल के एक प्लेस तक बस ले जाइए। अब देखिए रेशियो का मतलब समझिए क्या है। यहाँ तक करने के बाद जो सबसे छोटा नंबर होगा, उस छोटे नंबर से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो 2 ही एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट भी हो सकते थे, 4 एलिमेंट भी हो सकते थे, 1 2 3 4, तो जो छोटा आएगा उसी से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों में। तो 3.1 में देखिए ध्यान से, तो 3.1 में अब इसमें करेंगे, इस कॉलम में 1.5 से डिवाइड करेंगे, अब फिर 1.5 का 1.5 में डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब कि जो इसमें छोटा कौन है 1.5 है, तो इस 1.5 से इसमें भी डिवाइड करेंगे और खुद का इटसेल्फ डिवाइड करेंगे इसी में। जब ये स्टूडेंट करेंगे तो देखिए कितना आएगा रेशियो, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 31/15 करेंगे तो कितना होगा, 15 2 जा 13, कितना बचा 1, 2.0 कितना होगा 6, ऐसे कुछ आएगा। तो 2.06 को आप समझ लीजिए क्या मान सकते हैं, ये कट गया स्टूडेंट, ये कितना गया 1 आ गया।
तो 2.0 समथिंग को अब क्या मानोगे? अब बोला गया सिंपलेस्ट होल रेशियो, तो देखिए 1 का तो सिंपलेस्ट 1 ही होगा। आइए डेसिमल में है, अब 2.06 के सिंपलेस्ट होल रेशियो, होल नंबर नहीं है ना, तो इसको होल नंबर कैसे बनाओगे? तो 2.06 को आप 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2.06 बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसको 2 लिख दिए। अगर मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर आ गया था 2.3, तो भी इसको 2 लिख देंगे। 2.4, हाँ 2.5 अगर आ गया तो उस केस में सिंपलेस्ट होल रेशियो कैसे बनाओगे? मान लीजिए अगर यहाँ पर 2.5 आ गया होता, तो 2.5 को आप क्या लिखोगे? ना तो 2 ही लिख पाओगे, ना तो 3 ही लिख पाओगे, क्योंकि ये तो बीच में आ गया। तो इस केस में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि कॉमन रेशियो में, जिससे कि होल रेशियो आ जाए। तो 2.5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता? 5 आ जाता। तो यहाँ भी 1 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इस तरह से बनाते हैं सिंपलेस्ट होल रेशियो, लेकिन यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। 2.06 को आप 2 लिख ही सकते हैं, तो होल रेशियो बन गया। तो देखिए ए का क्या बन गया? ए का जो आया रेशियो 2 आया, तो A2 तो लिख देंगे यहाँ पर। सो इम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा? तो इम्पिरिकल फार्मूला ए के कितने एटम्स आ गए? अब इसके एटम्स लिखेंगे, तो A2 और B के एक एटम्स आ गए, तो ये आपका इम्पिरिकल फार्मूला बन गया। तो जो यहाँ पर नंबर आएगा उसी नंबर को यहाँ पर लगा दोगे, लेकिन निकालना तो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे आएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है? रिलेशन पढ़े हैं, इम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है इम्पिरिकल फार्मूला n। तो उसी रिलेशन का हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पर, इम्पिरिकल फार्मूला n होता है। अब n कैसे आएगा? तो n तो निकालना आसान है। n कैसे बताए थे? मॉलिक्यूलर मास अपान मॉलिक्यूलर मास अपान इम्पिरिकल मास, ये था n का फार्मूला। मॉलिक्यूलर मास अपान इम्पिरिकल मास em। मॉलिक्यूलर मास कितना है बताइए? तो 128 दिया गया क्वेश्चन में। इम्पिरिकल मास कैसे निकालोगे? तो A2B का निकालिए मास। एक A का मास 24 है, तो 2 A2 का 48 हो जाएगा, और प्लस B का कितना मास दिया है? 16। तो 48 और 16 को ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 64 आ जाएगा आपका। तो करने का मतलब कि 64 आ गया, तो इसको काट दीजिए, तो n कितना आ गया? 2 आ गया। n2 आते ही अब यहाँ पर निकाल लीजिए, तो यहाँ से आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हो जाएगा, इम्पिरिकल फार्मूला कितना निकला है? A2 निकला है, यहाँ B निकला है, और n आपको पता लग ही गया कितना आ गया? 2 आ गया। n कैसे पता लगा? मॉलिक्यूलर मास अपन इम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास दिया था और इम्पिरिकल मास यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि इम्पिरिकल फार्मूला निकल गया है, तो इम्पिरिकल मास भी आ जाएगा। कैसे आया? एक A का मास 24, तो 2 A का 48, B का मास 16 ऐड कर दिए, डिवाइड कर दिए, n2 आ गया। यहाँ पर 2 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2 2 या 4, और B का 2 में कर देंगे A4B2, यही मॉलिक्यूलर मास होगा। तो स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, अभी 3-4 क्वेश्चन करेंगे अच्छे से तो समझ में आएगा। तो इस तरह से बनता है आपका इम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसमें क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन दिया गया, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% Fe आयरन है एंड 30% O2 डाई ऑक्सीजन। वर्ड बोला है डाई ऑक्सीजन, तो डाई से हम लोग O2 बाई मास। बाई मास मतलब क्या कि यहाँ पर 69.9 ग्राम में समझिए इतना दिया है। अब इसका में निकलना स्टूडेंट इम्पिरिकल फार्मूला। ऑक्सीजन एटम नहीं बोला है, बस ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन बाई मास बोला गया है, ऐसे लिख लीजिएगा, डाई ऑक्सीजन बाई मास। तो कहने का मतलब स्टूडेंट कि इसको हम लोग समझते हैं कैसे बनाओगे इम्पिरिकल फार्मूला। डाई ऑक्सीजन है तो O2 तो बोलोगे ही, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और इम्पिरिकल फार्मूला एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कैसे बनाओगे इम्पिरिकल फार्मूला? तो पहले यहाँ पर लिखते हैं परसेंटेज, फिर यहाँ पर लिखते हैं एलिमेंट, फिर यहाँ पर लिखते हैं एटॉमिक मास। एलिमेंट यहाँ पर लिखते हैं, पहले एलिमेंट यहाँ पर लिखेंगे ना, एलिमेंट लिखेंगे, ई लिखेंगे, फिर परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास, फिर परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, फिर यहाँ पर लिखोगे आप रेशियो, और फिर सिंपलेस्ट होल रेशियो। ये आपका याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट कौन कौन है? आयरन है
और ऑक्सीजन है। अब डाइऑक्सीजन यहाँ O2 मत लिखना क्योंकि यहाँ एलिमेंट लिखा जाता है, बस ऑक्सीजन लिख देंगे। अब ध्यान से स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर Fe का परसेंटेज कितना दिया गया है, 69.9% दिया गया है। ऑक्सीजन का कितना दिया गया, 30.1, तो यहाँ पर 30.1%, यहाँ पर 30.1 दिया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 30.1 रख देंगे। एटॉमिक मास आयरन का कितना होता है, 56 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है आपका, 16 होता है। अब परसेंटेज अपन एटॉमिक मास 69.9 को जब 56 से डिवाइड करोगे देखो कितना आएगा, फिर यहाँ पर 30.1 अपन कितना हो गया, 16 हो गया। तो इसको डिवाइड करने पर स्टूडेंट कितना आएगा, 16 बन जा 16, क्योंकि 12 में तो अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा आपको बताइए, 40 हो जाएगा। तो 141, तो ये 1.8 आएगा। जब इसको करेंगे तो ये 1.8 आएगा स्टूडेंट, इतना आएगा आपका। इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये 1 पॉइंट कितना आएगा आपको, 2 आएगा। कर लीजिएगा चेक डिवाइड करके, देखिए कितना रहा है। क्योंकि जब इसको करेंगे 56 बन जा 56 होगा, क्योंकि 69 हो जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 4 13 139 आएगा, और 139 को 56 से डिवाइड करोगे तो 128। तो बस डेसिमल के 2 ही प्लेस तक लेना है, एक प्लेस तक, केवल एक प्लेस तक। तो डिवाइड तो कर ही लोगे सिंपल एकदम। अब बताइए इसके बाद क्या करते थे, इसमें जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन है, 1.8 है, तो 1.8 को ऊपर रखेंगे। और छोटा नंबर कौन है, 1.2 है। अब फिर तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान समझिएगा, पहले ऐसे करेंगे ना, ये 1.2 है तो यहाँ पर 1.2 ही रहेंगे पहले, तो यहाँ पर 1.2 से डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा कि छोटे नंबर से ही डिवाइड करना है। छोटा नंबर कौन है, 1.2, तो यहाँ भी नीचे 1.2 रहेगा, यहाँ भी 1.2 ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर 1.2 खुद है तो यहाँ पर 1.2 आ जाएगा, यहाँ 1.8 तो यहाँ 1.8 हो जाएगा। तो जितने भी नंबर आए उनमें देखिएगा कि सबसे छोटा नंबर कौन है, और जो सबसे छोटा नंबर होगा उसी से जितने भी नंबर होंगे सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया आपका, 1 आ गया, और डेसिमल से डेसिमल कटेगा तो ये 6 3 जा 18, 3/2 ये 1.5 आ गया। काट लीजिएगा, डेसिमल 18/13 6 से काट दीजिए। अब स्टूडेंट बताइए क्या होगा, अब क्या ये तभी रेशियो किए हैं, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या करोगे, 1 का तो 1 कर लोगे, लेकिन 1.5 का सिंपलेस्ट क्या बन पाएगा, क्या इसको 1 लिख दोगे, क्या 2 लिख दोगे, नहीं। अब क्या करोगे, तो अब इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जो कि इसको क्या दे दे, एक होल नंबर दे दे। तो 1 से करोगे तो 1 से करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, 1 से करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो बताइए इसको किससे मल्टीप्लाई करें। हाँ, और 1 के बाद अब क्या आता है, 2 आता है, तो 2 से कीजिए, तो 1.5 को 2 से करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ जब 2 से करेंगे तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, तब जाकर देखिए यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो डेसिमल वाले में करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, मतलब कि Fe2, तो देखिए यहाँ पर Fe2 हो जाएगा, Fe2, और ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो ये आपका बन जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला Fe2O3। और जानते भी हैं कि यही होता है फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला। तो देख लीजिए स्टूडेंट कितना इजी है, Fe2O3 इसका बन गया फार्मूला। तो इसको नोट कीजिए, यहीं पर ध्यान देना होता है कि जब भी ऐसे अगर डेसिमल में आ गया 1.5 करके तो उसको बनाना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 3 हो जाएगा। यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों भाई रेशियो है, तो दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई, तो Fe2O3 बन जाएगा। हाँ, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या होगा, तो यही होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि देखिए सिंपलेस्ट रेशियो भी है तो हम लोग कर सकते हैं स्टूडेंट। और हाँ, मान लीजिए कि अगर यहाँ बोल दिया होता कि मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कीजिए, अगर बोलता तब उसके लिए क्या देता है, यहाँ मॉलिक्यूलर मास देता है, अब तब वहाँ से n की वैल्यू निकालते, अब तब मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला n, तो वहाँ से निकल जाता। तो जो क्वेश्चन में बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा हम कैमरे में देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर लिख दिया है और बोला गया है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कीजिए। तो पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे, फिर परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास, रेशियो, सिंपलेस्ट होल रेशियो। सिंपल सी बात है एकदम। क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट में कौन कौन है, पोटेशियम रख लीजिए, एल्युमिनियम रख लीजिए, फिर सल्फर है और ऑक्सीजन है। परसेंटेज रख लीजिए, पोटेशियम का कितना है, 15% है, एल्युमिनियम का कितना दिया है, 10.50% है। तो यहाँ परसेंटेज लिखना भी नहीं है, परसेंटेज ऊपर लिखा गया है। सल्फर का कितना है, 24.96 है, और ऑक्सीजन का कितना है, 49.92 है। अब देखिए टाइम मास, पोटेशियम का टाइम मास कितना होता है, 39 होता है, सबको पता है पोटेशियम का। इसका एल्युमिनियम का कितना होता है, 27 होता है, सल्फर का 32 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है आपका, 16 होता है। ये स्टूडेंट आपको पता है। अब क्या करेंगे इसमें, एक चीज़ और छोड़िए, क्या, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास।
यहाँ पर रेशियो कर लीजिएगा, यहाँ पर सिंपलेस्ट होल रेशियो कर लीजिएगा। तो परसेंटेज अपन एटॉमिक मास, तो यहाँ पर हो जाएगा 15/39, 15/39 कर लीजिएगा। और देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका 10.50/27 परसेंटेज अपन एटॉमिक मास 24.96/32 हो जाएगा। और यहाँ पर कर लीजिए तो 49.92/16 हो गया। ये लास्ट वाला है सबसे। कीजिए अप्रोक्सीमेट कितना आएगा यहाँ पर करेंगे तो बताइए, यहाँ पर करने पर कितना आएगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद इसमें नहीं लिखेंगे, ये इसी में भी लिखा जाए क्योंकि रेशियो का अलग है। तो यहाँ पर कीजिए, तो यहाँ पर डिवाइड तो जाएगा नहीं, इसको काटेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 5/13। और 5/13 को जब करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.39 आएगा। तो 0.39 ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर सिंस यहाँ पर मान लीजिए डेसिमल के बाद नंबर स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर 2 प्लेस तक आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर डेसिमल से पहले कोई नंबर होता तो कोई दिक्कत नहीं था, तो यहाँ पर 2 प्लेस तक आप ले सकते हैं क्योंकि 0.39 देखिए अधिक से अधिक 2 प्लेस ही लेना, इससे अधिक आप नहीं ले सकते, वो आंसर आ जाता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या होगा आपका, जब यहाँ पर डिवाइड करोगे तो यहाँ से काटिए इसको, तो 27 को अगर काटोगे इसको तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा। 10.50 को जब यहाँ से काटोगे 27 को 3 से काटिए 3 3 जा 9, 3.50/9 हो जाएगा। अब ये सब कीजिए तो 9 3 जा 27, तो 0.327। अब यहाँ पर स्टूडेंट कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, 9 9 जा वहीं 81, 0.39 ही आएगा समथिंग ये भी। और यहाँ पर काटिए इसको 2496 को इसको काटेंगे जब किससे बताइए 32 से काटेंगे। देखिए 24.96 है अपान ये कितना आपका 32, 8 से काटिए 8 से जाता 3 पॉइंट कितना जगह आपका 3.12 आ जाएगा ये, और ये 8 हो जाएगा। 8 से काटे तो 4 हो जाएगा। अब 4 7 जा 28, अब 4 7 जा 28, 3 0.78 तो पूरा कट गया, ये तो पूरा ही कट गया, तो 0.78 आ गया। सिंपल एकदम है। इसको काटिए, देखिए ये कटेगा, ये 49.92 है। 49.92 को सीधे 16 से डिवाइड कीजिए, देखिए 60 से कट रहा है कि नहीं। 16 3 जा 48, 1 16 1 जा 16 3 तो कट गया 3.12 में, सीधे 16 से ही कट गया। अब देखिए अब आते हैं रेशियो के कॉलम में, अभी तो ये इसमें था, फिर ये कॉलम अलग अलग है दोनों। अब रेशियो में क्या करोगे, सबसे छोटा नंबर कौन है बताइए 0.39, तो 0.39 से 0.39 को खुद से डिवाइड करेंगे, पहले तो बताए थे सब में 0.39 से ही डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर 0.39 ही है तो इसमें तो होगा ही, इट सेल्फ होगा। फिर 0.78 में किससे करेंगे 0.39 से, फिर यहाँ पर 3.12 है, 3.12/0.39। अब स्टूडेंट यहाँ पर काटिए कितना आएगा, ये रेशियो में ही करना है क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो का कॉलम बाद में आता है। अगर मान लीजिए ये खुद होल नंबर में आ गया तो वहीं उतर जाएगा, कोई डेसिमल में आ गया जैसे 1.5 तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ जाएंगे। ये कट गया 1 आ गया, इसको काटेंगे तो 1 ही आ गया, तो होल नंबर पहले से बन गया। इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, देखिए 2 बार में कट जाएगा। और इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा बताइए स्टूडेंट, 8 बार में कट जाएगा। क्या 8 9 जा 72, 8 3 जा 24, ये 8 बार में ही कट गया, ये तो पूरा परफेक्ट ही आ गया। तो इसका होल रेशियो 1:1 हो गया। अगर कहीं भी आ गया होता 2.5 जैसे, तो एक जगह अगर 2.5 आ गया तो इसी के चलते भले 3 जगह होल नंबर हैं और यहाँ पर 2.5 आ गया तब तो 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जब इसको करोगे तो सबको करना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी एलिमेंट हैं सब अगर होल नंबर में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी अगर डेसिमल में ऐसा नंबर फंस गया 1.5 ऐसे, तो मल्टीप्लाई करके होल नंबर रेशियो को बनाना पड़ेगा। तो अब स्टूडेंट आप समझ पा रहे हैं। हाँ, अगर मान लीजिए 1.7 होता है यहाँ पर, तो 1.7 को आप सीधे 2 लिख सकते हैं। 1.6 होता, तो अगर 1.5 के बाद के नंबर जैसे 1.6 है तो आप उधर चले जाएंगे। अगर 1.5 के पीछे के नंबर जैसे 1.4 तो आप इधर आ जाएंगे। और अगर 1.5 आ गया तो उसी समय आपको मल्टीप्लाई करना होता है। अदरवाइज 1.4 को आप 1 लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन ले लेगा। लेकिन 1.5 आ गया, 2.5 आ गया तो उस समय आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब मोस्टली देखोगे तो होल नंबर आ ही जाता है, मल्टीप्लाई करने की ये कॉलम की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। जब यहीं से काम हो ही गया होल नंबर तो उसी को उतारना है बस यहाँ पर। तो अब बताइए क्या बनेगा एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला ही पूछा गया था, तो बस के कितने एटम्स आएंगे 1, तो 1 हो गया। Al के भी कितने आ गए 1, ऑक्सीजन के फिर Kl सल्फर है ना, यहाँ पर सल्फर के कितने आ गए 2 आ गए, और ऑक्सीजन के 8 आ गए। तो यहाँ 1 लिखने की क्या हो सकता है, तो यही बन गया KAlH2O8।
ये स्टूडेंट बन गया। कितना आसान है। आगे यही पूछता कि चलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाइए, तब उसके लिए मॉलिक्यूलर मास देता, फिर n निकालना पड़ता, तब जाकर करते। तो वो पूछा नहीं है ना, दिया है, तो बस हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला बना लेते हैं। तो इसको नोट कीजिए और इसके बाद हम क्वेश्चन आपको देते हैं वेपर डेंसिटी पर, क्योंकि वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास भी हम आपको बताए थे, उसमें रिलेशन। देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, बोला गया है कार्बन का जो परसेंटेज है 57.8% दिया गया है, हाइड्रोजन का 3.6% और ऑक्सीजन का दिया गया 38.6%। बोला गया है फाइंड एंड वेपर डेंसिटी। अब की बार देखिए वेपर डेंसिटी भी दे दिया गया है, 83 दिया गया है। फाइंड करना है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप इसको नोट कीजिए। कैसे करेंगे, पहले इसका बनाइए एम्पिरिकल फार्मूला, तब इसके बाद देखेंगे हम लोग। तो क्या होगा यहाँ पर एलिमेंट होगा, फिर परसेंटेज होगा, फिर यहाँ पर स्टूडेंट एटॉमिक मास होगा, परसेंटेज अपन एटॉमिक मास होगा, यहाँ पर रेशियो होगा, सिंपलेस्ट होल रेशियो हो जाएगा। एलिमेंट कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन का परसेंटेज कितना है 57.8 है, इसका 3.6 है, ये 38.6 है। एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पर कितना आएगा, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो 57.8/12 से इसको डिवाइड कीजिए, तो देखिए कितना आएगा। ये करेंगे तो अप्रोक्सीमेट ये आएगा 4.82, इतना ही आ रहा है। देखिएगा, कर लीजिएगा, या 4.8 भी सिंपल इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको जब करेंगे तो 3.6/1 तो ये 3.6 ही आ गया, और यहाँ पर 38.6/16 है। इसको आप डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो किससे, 4 से कट जाएगा कि नहीं, 2 से तो कटेगा ही। तो देखिए 16 से काटिए ना, 16 तो यहाँ 32 हो गया, 16 दूना के 32 ना, 16 तो यहाँ 32 हो गया, और कितना बचा 6, 16 4 64, तो 2.4 कुछ आएगा। ऐसे करेंगे तो आएगा 2.4। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ध्यान से, बस डेसिमल के एक प्लेस तक ले गए। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, देखिए बहुत सिंपल डिवाइडेड, सीधे काटिए मत, सीधे 12 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर। तो देखिए 12 4 जा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा आपका 7 बचा, यहाँ पर 48 9 बचेगा ना, तो 12 8 या 96 हो गया, तो बस 4.8 आएगा। तो डेसिमल के एक प्लेस तक ले जाएंगे बस। रेशियो निकालना है तो सबसे छोटा नंबर कौन है 2.4 है, तो 2.4 से सब में डिवाइड करेंगे, तो इसमें भी करेंगे 2.4 से डिवाइड, 3.6 में भी 2.4 से डिवाइड करेंगे, और खुद 2.4 का 2.4 में डिवाइड करेंगे। ये तरीका बताए थे आपको। इसको करोगे तो देखिए 2 आएगा, ये डायरेक्ट कट गया, डेसिमल 24 2 बार में। और 36/24 जब करेंगे स्टूडेंट तो डेसिमल से डेसिमल कट गया, और 6 से काटेंगे, या इसको आप 12 से काट लीजिए, 12 3 या 36, 12 2 या 3/2, ये 1.5 आएगा, कर लीजिएगा। ये 1 आ गया कि नहीं 1.5। और जब यहाँ 1.5 आ गया तो यहाँ पर आपको अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपलेस्ट होल रेशियो चाहिए हमें। तो यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ 1.6 आ गया होता तो 1.6 को हम 2 ले लेते, आगे बढ़ जाते। 1.3 रहता तो 1 ले लेते, लेकिन 1.5 रहेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, तो देखिए कार्बन कितना है C4, आपका H3O2 बन गया। देखिए कार्बन का 4 आ गया, हाइड्रोजन का 3, बस। अब यहाँ पर निकालना है आपको स्टूडेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको क्या पढ़े थे रिलेशन, पहले n निकालना पड़ेगा, क्योंकि n निकालोगे तो n इक्वल टू क्या होता है मॉलिक्यूलर मास mm/एम्पिरिकल मास। अब मॉलिक्यूलर मास तो दिया नहीं है, अब कैसे निकालोगे मॉलिक्यूलर मास, प्रॉब्लम हो गई। तो वेपर डेंसिटी दिया है, और मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है फार्मूला 2 × वेपर डेंसिटी। और 2 × वेपर डेंसिटी कितना दिया गया है 83 दिया गया, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया आपका 163 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास आ गया कितना 163 आ गया। और एम्पिरिकल मास कैसे निकालोगे, तो ये कौन सा फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूला, तो इसका मास निकाल लीजिए। एक कार्बन का कितना होता है 12, 12 4 48, और 3 इसका तो 48 आएगा, और 3 51, और 51 और 2 ऑक्सीजन का 32, तो 51 और 32 कितना गया स्टूडेंट 213, यहाँ पर आ जाएगा आपका 83 आ जाएगा। देखिए इतना ही आएगा 83। थोड़ा सा ध्यान से इसको कैलकुलेशन कीजिए। तो C4H3O2 का कितना आएगा करने पर,
यहाँ पर स्टूडेंट मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, यहाँ पर 166 होगा ना, मल्टीप्लाई सही कीजिए, यहाँ पर 166 होगा। यहाँ पर देखिए 2 3 6 हो गया, और इम्पेरिकल मास जब निकालेंगे तो 83 आ ही रहा था, वो सही किए थे हम लोग, तो ये आ गया आपका 2, तो n की वैल्यू 2 आ गई। और जब n की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ से जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला अब आएगा, बताइए क्या है फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला n होता है, यही होता है रिलेशन। तो बस एम्पिरिकल फार्मूला को पता लग ही चुका है, कितना है C4H3O2 और n कितना है बताइए, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C8H6 कितना हो गया, O4 हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये जाकर आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। तो आखिर देखिए इसमें भी क्वेश्चन देख लीजिए वेपर डेंसिटी पर, ये क्वेश्चन में क्या था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दिया था, वेपर डेंसिटी दिया था, सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का तरीका बता ही दिया आपको। एम्पिरिकल फार्मूला जब आ जाएगा तो अब सोचना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे आएगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के पहले n निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेशन होता है, n पता रहेगा तो तुरंत आ जाएगा। अब n निकालने के लिए n का क्या था फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास अपन एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास इसमें कहीं दिया ही नहीं गया है, तो वेपर डेंसिटी दे दिया गया है। अभी पढ़ाए थे रिलेशन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू वेपर डेंसिटी, और ये प्रूफ भी करवा दिए कैसे था। अब बस प्रूफ भी अगर आपको नहीं याद है, बस सिंपल फार्मूला अगर याद है तो आप यूज करो बस, लेकिन प्रूफ इसका हम करवा चुके हैं। तो वेपर डेंसिटी कितना 83 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना गया 166, तो 166 तो n इक्वल टू क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास 166। एम्पिरिकल मास कहाँ से आया, तो एम्पिरिकल मास तो कहीं दिया नहीं है, तो एम्पिरिकल मास एम्पिरिकल फार्मूले से आएगा, क्योंकि ये तो निकल ही चुका है। अब कैसे निकालें 83, तो निकाल लीजिए, एक कार्बन का 12 4 जा 48, 3 कितना 51, और यहाँ पर 32, 83 आ जाएगा, ये कर जाएगा 2 आ गया, तो n2 आ गया। तो बस यहाँ पर इस रिलेशन में जो रिलेशन पढ़े n2 रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्टूडेंट पूरा एकदम आपको डिटेल बता दिए, आपको 4-5 क्वेश्चन करवा दिए, इस पर वेपर डेंसिटीज पर क्वेश्चन करवा दिए। एक आपको देते हैं क्वेश्चन, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ये टॉपिक पूरा समाप्त हो गया, A to Z बता दिए, इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। ये भी एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको करके आप लोग बताइएगा कितना होगा। बोला गया है यहाँ पर कार्बन का देखिए परसेंटेज दिया गया है 14.687%, हाइड्रोजन का दिया गया है 5.085%, और ऑक्सीजन का दिया गया है 54.228%, और यहाँ पर वेपर डेंसिटी कंपाउंड का दिया गया है 59, वेपर डेंसिटी 59 दिया गया है। और बोला गया कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो बस इसको स्टूडेंट आप करेंगे तो देखिएगा नंबर भले यहाँ बड़े बड़े नंबर है, लेकिन जब करेंगे कैलकुलेशन तो एकदम इजीली हो जाएगा। और डेसिमल के एक प्लेस तक बस ले जाना डिवाइड करने के बाद, और सिंपल एक कर लोगे। तो यहाँ पर वेपर डेंसिटी दिया गया है 59, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आ रहा है कि नहीं। तो ओके स्टूडेंट, ये पूरा टॉपिक आप लोगों का समाप्त हो गया, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला लेक्चर। लेकिन आज के लिए बस इतना ही रहेगा, इसको अच्छे से कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।